भाई वैसे जैसे हम भी वॉर की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2-3 देशों में और हर जगह इसी की बात हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग भी वही चीज़ उस बारे में बात करते हैं जो हमें कंटेंट फीड किया जाता है हमारे सोशल मीडिया पे। कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी या कुछ कंटेंट मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को ढकने के लिए 2 नेशंस में लड़ाइयाँ करा दी हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है और इस बारे में चर्चा हो गई हर जगह। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, जो तगड़े तगड़े लोग हैं वो कैसे करते हैं चीज़ें। जैसे मान लो मेरी प्रायोरिटी है कि एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ आने वाली है, दबानी है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा मेरे पास टास्क एट हैंड कौन कौन से हैं। मतलब मेरे एक तीर से 2-4-5 निशाने होने चाहिए, एक नहीं। अब अगर उन्हें ईरान को टारगेट करना ही है तो वो उसको प्लान ऐसे करेंगे कि भाई मेरा स्पेसिफिक टाइम तो ये होगा। समझ रहे हो आप कि अगर एप्स्टीन का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है तो मैं यहाँ चाहता हूँ इसको उठाना, ईरान वॉर को, जबकि वो उठना था, होना तो वो था, प्लेसमेंट कर दी। टाइम मैं डिसाइड करूंगा बीइंग पावरफुल पर्सन। और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, जितना लोगों को पता भी नहीं है। जिस टाइम पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ईरान की आ रही है, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी डील साइन हुई हैं जिनका आप मतलब जिनकी न्यूज़ टॉप पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई फिर। करेक्ट। जैसे चैट जीपीटी की पेंटागन से डील्स हो गई कि भाई तुम डेटा दोगे, ये दोगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है यूएसए में, लेकिन नहीं बन पाई। तो वो प्लान करके रखते हैं वो कि एक मेजर इवेंट आने दो, वहीं पे सब कर देंगे, और अगर मेजर इवेंट नहीं आया तो करवा देंगे मेजर इवेंट। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हो कि कोइंसिडेंस नहीं होता कभी भी कुछ भी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है सब कुछ। हाँ, साइड में बिल गेट्स भी डील पे डील कर रहा है भाई, ये भी सुनने में आ रहा भाई बिल गेट्स पे आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, थोड़ी उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी एप्स्टीन फाइल्स में वो भी आया कि भाई पैंडेमिक लाया गया था और उसकी वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा, वैक्सीन को लेकर लोगों में बीमारी दी गई, बहुत लोग हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करी लोगों ने वैक्सीन के बाद। और बहुत टाइम पहले ही उसने आके बोल दिया था कि वॉर जो छिड़ेंगे अब वो मिसाइल वाले नहीं, ये बायोलॉजिकल वॉर छिड़ेंगे। तो वो ही कह रहा है, फिर उसके मेल्स भी यही आए। तो भाई एक तरीके से मेल्स क्या है, मेल्स यही वाले कि मेल में नाम आए कि भाई वही की कोविड प्लानिंग कर रहे हैं और वो वाली चीज़ है पैंडमिक की। तो वही वाली चीज़ है कि भाई सब कुछ एक तरीके से प्लान्ड ही है, और ये भी बिल गेट्स भी अब अपने को बढ़ाने के लिए कर ही जा रहा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। और अभी इसका ये भी सुनने में आया है कि ये सूरज की रोशनी को ढकने के लिए भी एक चीज़ बना रहा है कि भाई लोगों इंसानों तक भाई वो ना आए, सूरज की रोशनी ना आए। तो ये भी एक भाई अलग चीज़ है आगे की फ्यूचर की प्लानिंग। हाँ, अरे मतलब गेम तो चलता ही। चीज़ है, ये भी एक चीज़ है भाई सूरज। अरे ये तो कम सरप्राइजिंग है। अभी वो सुना है आपने कि वो बटर बनाया है लैब में? ना, आप बताओ आपने क्या रिसर्च करी? लैब में चिकन बनाया है उन्होंने, मतलब प्रॉपर चिकन जो आप बर्गर में खा सकते हो। अगर आप नॉन वेज हो तो बर्गर में डाल के खा सकते हो। हाँ ये देख, सब लैब में बनाया, कोई एनिमल नहीं, कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं। वो बिल गेट्स के थ्रू जो फंडिंग कंपनी, ये वीगन मीट टाइप का हो गया एक तरीके से। भाई ये ना प्रॉपर मीट बनाया गया है। वीगन मीट तो वो हो गया ना जिसमें प्लांट्स इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी plant-based, हाँ। वो है ही नहीं, वो केमिकल्स से बनाया हुआ है, सिंपल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वहाँ से ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और हाइड्रोजन ले लिया पानी से, और जो फैट्स होते हैं ना, फैट मतलब बटर, वो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगा दो तो वो और वो टेस्ट भी किया गया कि इसका टेस्ट कितना सिमिलर है एक्चुअल से, और वो बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई बता ही नहीं सकता। मतलब प्योर केमिकल्स हैं वो, मतलब। और एक कंपनी ये भी कर रही है कि भाई आप सनलाइट खरीद सकते हो बेसिकली, जब चाहो रात में सनलाइट आपके घर पे आ सकती है भाई। वो घर पे नहीं है, वो एक रीजन पे है, मतलब वो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल एक कंपनी है जो ये कर रही है। ये तो इस बारे में मैंने नहीं सुना। पर आपने बिल गेट्स पे क्या रिसर्च करी भाई? देखो भाई, बिल गेट्स है एक ऐसा इंसान जिसको पावर पसंद है, ठीक है। हर किसी का एक डार्क डिजायर होता है, मैं तो ये मानता हूँ, ये बात तो सच है वैसे, आपका भी और किसी का एक डार्क डिजायर होता है जो इतना डार्क तो नहीं होगा पर किसी का। हाँ, वो इतना डार्क होना भी नहीं चाहिए। जिस लेवल का आदमी होता है भाई, मुझे लगता है उसका डार्क बढ़ता ही चला जाता है। मतलब डार्क डिजायर मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, है ना, कुछ लोग, हाँ तो इस पे ही रह लेते हैं, चलो। तो अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं ताकि उन पे अटेंशन रहे। तो कुछ लोगों का होता है कि वो राजा ही बन के रहना चाहते हैं, तो बिल गेट्स का सीन है राजा वाला, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ को सो फार वो बंदा ऑलरेडी कंट्रोल करने की कगार पे है। जैसे भाई वो इंसान WHO का हाईएस्ट डोनर है, उसकी फाउंडेशन प्राइवेट में, वर्ल्ड बैंक का हाईएस्ट डोनर है, यूनिसेफ का हाईएस्ट डोनर है, मतलब ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हाईएस्ट डोनर है, ठीक है।
दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा होगा और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। भाई इससे तो हमें ये लगता है कि कितना अच्छा आदमी है यार, बेचारा गरीबों की मदद कर एट द सेम टाइम मलेरिया, पोलियो, इन जैसे जो डिसीजेस हैं उस पर बिल गेट्स ने बहुत फंडिंग दी है उनको ख़त्म करने के लिए परमानेंटली। लेकिन उसका डार्क ट्रूथ ये भी है कि जब तुम मलेरिया या ऐसे इन्फेक्शियस डिसीजेस को ख़त्म करते हो ना, तो तुम कोई ऐसा नहीं है कि राम बाण मार रहे हो। तुम क्या करते हो कि तुम वैक्सीन्स बनाते हो जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है इंसान की, और वही इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जैसे कि मैट्रिक्सम, वही केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं हर तरह के इन्फेक्शियस डिसीज़ को ठीक करने में, ठीक है। और जब लोग, एक तो चालू लोग बहुत हैं दुनिया में, चालू मतलब जो मेहनत करते हैं अच्छे से, तो उन्होंने ना क्या करा कि बिल गेट्स की फाउंडेशन WHO को जो डोनेशंस देती है, तो ये तो पता करा जाए कि वो खर्च कहाँ करते हैं। तो पता चला कि बिल गेट्स की फाउंडेशन डोनेशंस तभी करेगी जब तुम उनके हिसाब से खर्च करोगे, और उनके हिसाब से खर्च करने का मतलब ये है कि 83% पैसा सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज़ पे खर्च होता है। और जो असली डिसीजेस हैं इस दुनिया के, कैंसर, हार्ट अटैक, जो लिटरली लोगों को मारते हैं, मलेरिया यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है यार, मतलब है बड़ी पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लिटरली लोगों को मारते हैं उस पर सिर्फ 1% पैसा खर्च होता है WHO का, जो बिल गेट्स के थ्रू जा रहा है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेस पे WHO फोकस करेगा, तो वो पैसा वहाँ खर्च करेगा जिसमें वो ये दिखाएगा कि मलेरिया कितना इंपॉर्टेंट है, पोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस डिसीज कितने इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की बातें करते रहो, और उससे क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी बिल गेट्स की फाउंडेशंस की। और वो जो केमिकल्स हैं जो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, वो फ्यूचर में आने वाले सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस में यूज़ होने वाला है। और उसका पेटेंट किसके पास है? उन कंपनीज़ के पास जो बिल गेट्स द्वारा सपोर्टेड है, डोनेटेड है। उनका इंटेलेक्चुअल राइट्स तो उनके पास ही है। अब बिल गेट्स अगर बहुत भला इंसान है, जैसे भाई कह रहे थे, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा। कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन बन गई थी, है ना भाई, आपको कह रहा हूँ कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन बन गई थी, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला था कि भाई एक काम करो, वैक्सीन के जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है उनको पब्लिक कर दो यार, क्योंकि भाई लोग मर रहे हैं, वैक्सीन सब बना लेंगे, तुम उसका पेटेंट हटा दो। भाई मीडिया में आके ये आदमी लड़ गया था बिल गेट्स। क्या कह रहा था उस टाइम? ये कह रहा था कि ये ऐसे कंट्रीज़ कैसे वैक्सीन बना लेंगे, फ्री में क्यों दे दें, और ये तो गलत वैक्सीन बना लेंगे तो वैक्सीन से भरोसा उड़ जाएगा। और इंडिया लिटरली दुनिया की फार्मेसी है, इंडिया बना के दवाई भेजता है। वो हमें कह रहा है कि हम गलती कर देंगे कुछ, और बाद में वैक्सीन बनाई भी हम नहीं तो हम गलती कर देंगे। मेन चीज़ ये थी कि वो पेटेंट का तो उसका गेम ही है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ सुनना, देखो, इन्फेक्शियस डिसीजेस को ठीक करने के लिए वैक्सीन्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो सो फार उसकी फाउंडेशन ने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया, ठीक है, मतलब आपकी मृत्यु ना हो वो कंट्रोल कर लिया। अब वो बटर वाली बात आ गई, आर्टिफिशियल फूड बना रहा है, तो वो कहता क्या है उसमें, लैब मीट या लैब बटर पे वो ये कहता है कि 8 बिलियन लोगों को खाना खिलाना, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मली नहीं हो पाएगी, और इससे क्लाइमेट को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए लैब का खाना, लैब की वो। तुम जिंदा किस चीज़ से रहते हो? फूड से। तुम्हारी ज़िंदगी से लेकर मौत तक अगर उसका कंट्रोल है तो तुम हो कौन? और वो कौन है? वो राजा है बिना इलेक्शंस के। सही बात है भाई। ये डार्क डिज़ायर है भाई, क्रेजी गेम चल रहा है यार। एट द सेम टाइम भाई वो आदमी ये कह रहा है कि लैब का मीट, लैब का बटर, लैब की ये चीज़ें। हाँ भाई। तो जब लैब में बना रहे हो तो बिल गेट्स USA में सबसे ज़्यादा फार्मलैंड क्यों ओन करता है? भाई तुम लैब पे इतना भरोसा कर रहे हो तो उसे ही रखो ना फिर। सही बात ये है, क्या बात हुई? सबसे बड़ा किसान बन के बैठा हुआ। और भाई इंडिया में भी तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डील करना चाह रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स घुसाओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स घुसाओ। इंडिया ही तो लैब है उनकी। ये तो बिल गेट्स ने खुद बोल दिया पॉडकास्ट में कि वी ट्रीट इंडिया एज अ लेबोरेटरी एंड देन वी इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज टू सम अदर प्लेसेस। बताओ,
मतलब इंडिया तो टेस्टिंग बना दिया इसने कि टेस्टिंग कर रहा है। चूहे चूहे। अब इतना कुछ मिलने के बाद आप कहो कि सब कुछ कोइंसिडेंसेस है। भाई इसकी इन्वॉल्वमेंट होना वैसे एप्स्टीन फाइल में यही दिखाता है कितनी बड़ी डार्क डिजायर्स हैं इसकी। इसका ये भी तो आ रहा था भाई कि ये इसको एसटीडी हो गई थी वहाँ एप्स्टीन आइलैंड पे, ये छोटी बच्चियों के साथ इन्वॉल्व था। इसकी वाइफ इसे एक्सपोज करना चाह रही थी, उसे भी इसने फिर पैसे वैसे दे के चुप कराया। हाँ, इसकी वाइफ ने तो इंटरव्यू में बोला है ना कि मुझे डाइवोर्स लेना ही था, बस लेना ही था। समझो मैं लेना ही था। बोल कुछ नहीं पा रही थी। हाँ बोला उसने। तो खेल तो है ही भाई। अब खेल ऐसे है कि भाई पावर इतनी है ना कि तुम कुछ कर नहीं सकते। हाँ अच्छा भाई, हम ये बात भी कर रहे थे खमीनी की कि भाई वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया कि इंडिया में भी लोग उसके लिए बुरा मान रहे हैं। मतलब इतना ईरान में नहीं मान रहे या कहीं और नहीं मान रहे, इंडिया के अलावा भी और भी जगह हैं। ईरान, मैं बता रहा था ना आपको कि ईरान इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, जिसको वो बढ़िया तरीके स्टारफिश। तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम्स कंट्रीज़ में शिया सुन्नी की बहुत लंबी लड़ाई चली है, तो उनको एक करना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो एक बंदे ने किया था, कासिम नाम था उस बंदे का। वही नाइटमेयर है एक्चुअली इजराइल के लिए सो फार। वो अब तो नहीं है, उन्होंने असैसिनेट कर दिया, पर उस बंदे ने स्टारफिश क्रिएट करी थी। लेकिन बात यह है कि शिया सुन्नी को ने एक कैसे किया। उसको पता था कि सुन्नी मुस्लिम्स यूजुअली आर वेरी मच लॉयल टू पैलेस्टाइन इशू, ठीक है। पैलेस्टाइन के लिए उनको एक करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो तुम्हें क्या है, पैलेस्टाइन के लिए ईरान को लड़ना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, वो सुन्नी मुस्लिम्स का इशू है, लेकिन ईरान लड़ेगा। ईरान इज़ शिया मेजॉरिटी। अब शिया मुस्लिम्स को एक करने के लिए कुछ चाहिए था। तो शिया मुस्लिम्स जो है ना, वो यूजुअली ऐसा मानते हैं कि हमारे एक 12th इमाम है जो दुनिया की नज़र से गायब हो गए हैं और वो वापस आएंगे एक दिन, ठीक है। तो ईरान ने इस कासिम जो बंदा है, इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया कि इमाम जब आएंगे तो ठीक है, पर आप उनका वेट मत करो। आपके लिए एक वालियत, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो सॉरी, ये है प्रोनाउंसिएशन, विलायत फ़की, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्जियनशिप ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट, मतलब एक डिवाइन टीचर, डिवाइन गार्जियन, ठीक है। वो डिवाइन गार्जियन है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से आपको गाइड करने वाला गार्जियन वो है। तो शिया मुस्लिम के लिए वो गार्जियन है, और वो प्रोपेगेंडा बहुत लंबे स्केल पे चला है, बहुत गहरे स्केल पे। और वो यार आप समझ गए, अब अगर वो डिवाइन गार्जियन है तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से शिया और सुन्नी दोनों जो है, वन ऑफ द लीस्ट पॉसिबल टास्क जो था शिया सुन्नी को एक करना, वो उन्होंने कर दिया। उसी वजह से स्टारफिश फॉर्म हुआ। और इस चीज़ को देख के मोसाद और इजराइल भी एक्चुअली बहुत शॉक थे। उनको लिटरली रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा ये ईरान ने गेम खेल दिया है। उनको पहले ये लग रहा था कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें तो हेट ही करती है क्योंकि हम ज्यूज़ हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सब जुड़ी हुई हैं। ये तो फ्रेंचाइजी मॉडल बन गया है। तो मतलब तुम एक पे अटैक, तुम हमास पे मारोगे तो हिजबुल्ला मारेगा, हिजबुल्ला को मारोगे तो ईरान मारेगा, ईरान को मारेगा तो कताई हिजबुल्ला मारेगा। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर सामने वाला वीक नहीं है। पर वो इंडिया में इतना इम्पैक्ट उनका इसलिए ही आया क्योंकि वो उसे स्पिरिचुअल लीडर मानते थे अपनी कम्युनिटी का एक तरीके से। पर इसको भी आप, इसका पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है या नहीं, कि बाहर एक मैसेज जाए कि भाई हम तो ईरान के साथ सिंपैथी रखते हैं, ऐसा हो तो मैंने बताया ना कि दो ही तरह के एक्सट्रीम, मतलब दो तरह के लोग बहुत है ना दुनिया में। जो एक तो पैलेस्टाइन के साथ बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, उनकी इमोशंस हैं, और दूसरे जो शिया मुस्लिम्स हैं वो रिलीजियस लीडर की तरफ हो गए। तो जब वो दोनों एक हो गए तो सो फार उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया, स्ट्रॉन्ग ही हर चीज़ हो गया। तो वो एकता दिखती भी तो है, इशू ही ऐसा हो गया। और भाई आपके हिसाब से मतलब जैसे चल तो रही है वॉर, तो मेजरली इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, पर आगे जाके अभी क्या लग रहा है आपको कि कितनी लंबी चल सकती है, और कंट्री खुल के कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है? मेरे को नहीं लगता खुल के कोई और कंट्री इन्वॉल्व होएगी सो फार, क्योंकि सभी को पता है कि अब लड़ाई दिक्कत ये है कि इकॉनमी एक दूसरे से उलझ चुकी हैं, इतनी उलझ चुकी हैं कि आपकी कंट्री की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी लड़ाई अगर मेजर वॉर शुरू हुआ। इसीलिए कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता अब। यूरोप ने भी सीधा मना कर दिया। हाँ, स्पेन नहीं कर रहा, सीधे स्पेन ने तो बोल दिया हम नहीं करते, कर लो जो करना है। एक्चुअली ईरान ने इसमें भी गेम खेला। ईरान ने एक अनाउंसमेंट करी कि जो यूएस के और इजराइल के एम्बेसडर्स को सस्पेंड करेगा उसका तेल हम जाने देंगे।
वो उसे पता है कि सस्पेंड कोई कर नहीं पाएगा सो फार, लेकिन सस्पेंड करने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क किस बात से पड़ता है कि वहाँ की जनता उनको बोलेगी कि तुम सस्पेंड कर क्यों नहीं रहे हो, हमें तो तेल चाहिए, हम यूएस इजराइल के थोड़ी सगे हैं। और जनता बोलेगी तो अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो उसी जनता का वोट लेके तो आती है, तो अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो सोफार ईरान के फेवर में आएगी। फिर मतलब वो फ्यूचर का भी सोच के चलते हैं। अगर ये वॉर और लंबी चल गई तो इंडिया पे कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं और ज़्यादा? लंबी वॉर चल गई तो हर किसी पे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और इंडिया पे भी आएंगे। हालांकि इंडिया बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है सो फार, लेकिन फिर भी कॉन्सिक्वेंसेज तो अच्छे खासे आएंगे। हम कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे क्रूड ऑयल हमारे पास इतना नहीं होता, हम बाहर से ही मंगाते हैं। एलपीजी भी हम बाहर से मंगाते हैं, कतर से हमारी सप्लाई लाइन चलती है। तो वो प्रॉब्लम्स हैं यार, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। हमारे पास जो अपना खुद का है वो तो हम मैनेज कर लेंगे, तो वॉर हुआ तो फिर तो दिक्कत होगी।